सभी भाई बहनों को राम राम जी। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी साहब हैं, एसपी वैद साहब। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? प्रणाम, राम राम। आप बहुत बढ़िया। और आपको और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। जब वैद साहब ये बताइए कि ये जो पहलगाम वाली जो मैसेकर हुआ था, घटना हुई थी, उसके बाद अब इस वक्त क्या माहौल चल रहा है? और अभी मैंने सुना है कि अ, अमरनाथ यात्रा तो सकुशल संपन्न हो गई। इस बार थोड़ी सी छोटी यात्रा रखी गई थी, वो तो सकुशल संपन्न हो गई। बाकी क्या माहौल है घाटी में इस समय? देखिए रामदास जी, ये जो पहलगाम का हमला हुआ, आप जानते हैं पहलगाम बेस कैंप है अमरनाथ का। और अमरनाथ यात्रा पे कुछ ना हो, ये सरकार की नंबर वन प्रायोरिटी थी उसके हमले जी। के बाद। और इसके साथ साथ था कि जो उग्रवादी इसमें इन्वॉल्व थे उनको ट्रैक डाउन करना और उनको एलिमिनेट करना, इससे पहले कि वो पाकिस्तान वापस चले जाएं। क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश कोशिश थी कि उन टेररिस्टों को वापस लाया जाए पाकिस्तान, ताकि कोई भी लिंकेज दुनिया में एस्टैब्लिश नहीं हो सके कि हिंदुस्तान जो कहता है पाकिस्तान के टेररिस्टों ने ये किया और पाकिस्तान ने ही ये करवाया। और उसी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर और पूरी जंग, दो दो देशों की ऑलमोस्ट जंग हो गई थी। तो दोनों ही मिशन भारत सरकार ने बड़ी सीरियसली लिए और उसको कंप्लीट किए। जहां तक सवाल था अमरनाथ यात्रा का, मेरे ख्याल 1 या 2 दिन बचे हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। एक रखड़ी है मेरे ख्याल परसों, 9 तारीख जी। को राखी। उसी दिन लास्ट, आपको पता है, उस दिन छड़ी जो है वो वहां पहुंचती है। और वो आखिरी दिन होता है अमरनाथ यात्रा को। छड़ी मेरे ख्याल पहलगाम तक पहुंच गई है। बस परसों उसका फाइनल क्लोजिंग हो जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा बिल्कुल ठीक ठाक संपन्न हो गई। हालांकि इस बार उम्मीद, बिकॉज ये जो हमला हुआ था, इससे कुछ थोड़ा असर उसके नंबर्स पे पड़ता है। यात्रा कभी रुकती नहीं है। मैंने पीक 1990 में भी देखा, मैं उन दोनों डीआईजी आईजी होता था, जब बहुत टेररिज्म होता था 1990 में, तब भी यात्रा रुकती नहीं थी। क्योंकि जो भक्त हैं वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। आप जितना मर्जी थ्रेट दे दो, उन दिनों तो ओपन थ्रेट देते थे टेररिस्ट के, यात्री आएगा तो हम मार देंगे। बड़े हमले भी हुए अमरनाथ यात्रा पर, मुझे याद है बहुत सारे हमले हमने हैंडल किए। लेकिन कभी यात्रा रुकी नहीं, नंबर कम हो जाते। और इस बार था कि नंबर शायद कम हो जाएंगे थोड़ा, फिर भी लगभग 3 लाख तक यात्रा पहुंच चुकी है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा, वो बढ़िया तरीके से संपन्न हो गई। सरकार ने कोई चांस नहीं लिया, बहुत अच्छी तरह आर्मी, सीआरपी, पुलिस, बाकी सीएपीएफ, जेएनके पुलिस, सब ने मिलकर बड़ी मेहनत की और बड़ा अच्छे तरीके से हो गया। जहां तक सवाल था, वो जो उग्रवादी इसमें इन्वॉल्व थे, जो टेररिस्ट, तो उनको ट्रैक करने में टाइम तो लगा। लेकिन आपने देखा होगा जो ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया था, वो श्रीनगर शहर है ना, उसके बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में, उसके बाहर ही वो, वहाँ एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, उसको बोलते हैं वहां बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता। क्या नाम है उसको, वहां जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, जब चीफ मिनिस्टर पावर में होता है, उसकी इजाजत के बगैर कोई वहां जा नहीं सकता। डाची गांव उसका नाम है, डाची गांव। तो डाची जी। गांव के ऊपर पहाड़ है, वहाँ उसका नाम है महादेव माउंटेन। इन्होंने वो जगह चुनी थी, वो इसलिए चुनी थी, एक तो श्रीनगर शहर के बिल्कुल पास है। और श्रीनगर शहर के डाची गांव में आम आदमी आ नहीं सकता। वहां कोई वीआईपी ही आता है, हाई प्रोफाइल आदमी, जो सीएम या लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेके जाता है। वहाँ काफी जानवर हैं, घना जंगल है, और छुपने की काफी जगह मिलती है।
और ये जो पहाड़ है ये उस डाचीगाम सेंचुरी के ऊपर है। तो उधर पहाड़ से एक तो दूर तक नजर, चारों तरफ नजर पड़ती है। इन्होंने ऐसी जगह पर टेंट लगाया हुआ था कि वहां से किधर से भी फौज आती, पुलिस आती, इनको पता लग जाता, मूवमेंट पता चल जाती। ये ऐसी जगह पर बैठे थे, ऐसे 70, मेरे ख्याल 80 डिग्री का माउंटेन है, पूरा 90 नहीं लगाओ, 80, इस तरह का पहाड़ है। मतलब आप इस तरह से पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ये सारा डाचीगाम जंगल है। तो यहाँ पर इन्होंने टेंट लगाया हुआ था। इस टेंट में ये बैठ के सारा बात करते थे। कोई सामान मंगाना है श्रीनगर से मंगा लेते थे। तो इनका कहीं से खबर कुछ दिनों से आ रही थी कि इनकी कोई सेट खुलता है वहां पर। इनके पास एक्चुअली चाइनीज कम्युनिकेशन था, चाइना का सैटेलाइट फोन था। तो वो जो सैटेलाइट फोन जो है वो डिटेक्ट नहीं होता, आपको पता है। तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसकी लोकेशन आ रही थी कि कहीं ये सैटेलाइट फोन चल रहा है। तो हमको, हमारी फोर्सेस को पता चला, तो उनको कुछ शक हुआ कि इसका मतलब कोई यहाँ हाई प्रोफाइल ग्रुप जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता फोर्सेस को इन्होंने बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से ये ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया, आर्मी ने और जेएनके पुलिस ने और सीएपीएफ ने मिलकर। कि पहले तो पता करवाया कि ये कहाँ सैटेलाइट फोन की डिटेक्शन इस एरिया में आ रही है, ये कौन ग्रुप है। तो इनको पता चला कि यही ग्रुप जो पहलगाम हमले में इन्वॉल्व था, उसका ये कहीं मूवमेंट है इस इलाके में। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने लोकेट कर ली, ड्रोन का इस्तेमाल किया, ह्यूमन रिसोर्स यूज किया, पता चला कि इस तरह से ये 3 टेररिस्ट बैठे हुए हैं वहां पर। तो ऐसे मौके पर इनको घेरे में लिया जब ये तीनों सो रहे थे, समझ आया। इनको बड़ी देर, कुछ दिन तक ऑब्जर्व करते रहे। मतलब इनको, इनका मूवमेंट, इनका हिलना चुलना, खाना पीना, सबको नजर रखी गई। और जब जब ये सो रहे थे तो वहां हमारी फौज और पुलिस पहुंच गई और इनको सोते हुए ठोक दिया तीनों। इनको टाइम ही हम्म। नहीं मिला रिएक्ट करने का। इसमें तीनों पाकिस्तानी थे। और ये एक तो आपको पता है जो कमांडर था, वो था पाकिस्तान आर्मी का कमांडो था, जी। जो स्पेशल फोर्सेस का। और तीनों लश्कर से कनेक्टेड थे, तीनों पाकिस्तानी थे। इनसे दो से तो वो भी मिला, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आईडी आईडी कार्ड। तो उसमें उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके पेरेंटेज लिखा, उनका गांव लिखा हुआ। और वो पूरा एस्टेब्लिश करता है ये पाकिस्तानी है। और जो तीसरा वाला ऑपरेट कर रहा था वो सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट फोन में आपका बायोडाटा डाला जाता है उसको। तो वो जो ऑपरेट करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट या आई का वो देना पड़ता है। तो उसमें वो जो क्यूआर कोड जो था वो सारा उसमें था। उसमें सारी डिटेल उसकी भी निकल आई। तो इन तीनों का एस्टैब्लिश हो गया प्रूफ के साथ, ये तीनों पाकिस्तानी। उसके बाद जो वहां पर इनसे हथियार मिले, 3 हथियार मिले, 3 बंदे थे। एक इसमें अमेरिकन राइफल थी, M4 राइफल कार्बाइन, जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया। वो आजकल इन्होंने टेररिस्टों ने देख रखी, उसको उसमें टेलीस्कोपिक विजन भी होता है, वो स्नाइपर राइफल की तरह काम करता है, नाइट विजन भी होता है। तो एक राइफल तो वो मिली, वो हमें पहले ही सस्पेक्टेड था कि ये इसमें इन्वॉल्व है शूटिंग में। और 2 AK-47 मिली। तो उसमें जो राइफलें मिली उनको अमित शाह जी ने बहुत अच्छा काम किया कि रातों रात जहाज से वो राइफलें पहुंचाई चंडीगढ़। वहां हमारी सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। तो वहां एनआईए को कहा, जो तुम्हारे पास, तुमने जो पहलगाम में खोखे खोखे होते हैं ना, जो खाली एम्प्टीज होते हैं, हाँ जी। जो गोलियां खोखे, वो भी कट सीज किए हुए थे, तो वो भी वहां पहुंचाए। तो उनको मैच करवाया साइंटिस्ट से कि क्या ये गोलियां इसी इन्हीं वेपन से चली। तो जो खोखे हैं ये इसी से चले। और उन्होंने, साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया
कि इन्हीं 3 राइफलों से ये फायर हुए, कोक एमटी से, पहलगाम हमले में। तो फोरेंसिक एविडेंस से कंफर्म कर दिया कि ये वही हैं हथियार जो पहलगाम में 27 लोगों को मारने में इस्तेमाल किए। तो आपके पास साइंटिफिक एविडेंस मिल गई, फोरेंसिक। और दूसरा काम अच्छा क्या किया है, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, जिन लोगों को पकड़ा था पुलिस ने इस शक पे कि इन्होंने खाना खिलाया, इन्होंने रहने में मदद की, उनको लाया। उनको बोला ये इनकी पहचान करो, ये डेड बॉडीज। उसमें से 4 लोगों ने कहा ये वही लोग। तो आपके पास ह्यूमन एविडेंस भी हो गई, आपके जी। पास फोरेंसिक एविडेंस भी हो गई। तो पूरी शिनाख्त करके पूरा एस्टेब्लिश कर दिया। हालांकि पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं, वो तो आप जानते हो। वो तो जी। जिंदा पकड़ा था साला उधर मुंबई में। कसाब। आप तो तब नहीं माने सर, जबकि सब कुछ उसका था, उसकी उसका घर का एड्रेस था और हर चीज। पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया में थू थू होती है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि ये मामला तो पूरा इंटरनेशनल हुआ है, 2 कंट्रीज की लड़ाई हो गई, तो ये जो बाकी इंटरनेशनल मुल्क हैं, इन यूएन है, बाकी लोग हैं, वो तो सबको, वो तो एविडेंस पे जाएंगे, वो तो कन्विंस हो जाएंगे। क्योंकि हमारे ही लोग बीच में चिदम्बरम जैसे बोल गए कि आपने कैसे कहा जी पाकिस्तानी है। अब जी। चिदम्बरम होम मिनिस्टर रहा हुआ है, उसको सारा पता है कि ये सब पाकिस्तान कराता है। लेकिन पता नहीं कांग्रेसी लीडरों को बड़ी बीमारी है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देंगे जो पाकिस्तानियों को बोलना चाहिए, हमारे लोग बोलते हैं। तो इनके मुंह बंद कराना बहुत जरूरी था। तो ये बहुत अच्छा अमित शाह जी ने किया, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। और ये बहुत अच्छा, पूरी तरह से कंफर्म कर दिया। मतलब अब स्कोप ही नहीं रहा बात करने का, ये जो जो फजूल की बातें करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। और उस इन तीनों को मारने से इनके 2 ही मकसद हो सकते हैं कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में ये क्यों बैठे थे। एक तो अमरनाथ यात्रा की जो पहलगाम नहीं, जो दूसरी बालताल से जो यात्रा जाती है, ये दूसरा रूट है, वो श्रीनगर से गुजरता है। एक ये हो सकता है कि ये वहां बैठे थे मौका देखने पर कि यात्रा पर हमला करने का चांस मिल सकता है क्या, एक वो पॉसिबिलिटी है। दूसरा, ये वहां से कोई सोच कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से यहाँ से कश्मीर वाले पहाड़ी इलाके से निकलते निकल के ये वापस पाकिस्तान पहुंचे। इनको क्योंकि इंस्ट्रक्शन थी कि आप फटाफट पाकिस्तान वापस आओ, लेकिन ये पहुंच नहीं पाए। उससे पहले ये मार लिए गए। टाइम लगा 3 महीने, लेकिन मार दिया। तो ये भी सरकार का बहुत बढ़िया काम, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम, इंडियन आर्मी हो या जे.एंड.के पुलिस हो, बड़ा अच्छा काम हुआ। अब 2-3 दिन से एक ऑपरेशन, 4 दिन हो गए, 7 दिन, हाँ, 1 तारीख से चला था, आज 5-6 तारीख है। तो कुलगाम एक हमारा साउथ कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी एक अक्खल फॉरेस्ट है। अक्खल फॉरेस्ट पीर पंचाल जो माउंटेन है उसके फुट हिल्स में है। तो बड़ा घना जंगल है वहाँ। रिपोर्ट थी 4-5 टेररिस्ट की, उसमें से 2 तो मार दिए, उनकी डेड बॉडीज मिल गई। लेकिन अभी भी फायरिंग आ रही है वहां। तो वहां भी घेरा पड़ा हुआ है, तो निकल पा नहीं रहे। हालांकि जंगल में बड़ी दिक्कतें आती हैं। जंगल में देखो ड्रोन भी नहीं चलता है, जंगल में रात को टोटल अंधेरा हो जाता है। और उसमें नाले हैं, दरिया है, टनलें हैं, गुफाएं होती हैं। बड़ा छुपने की 50 जगहें, पत्थरों के पीछे छुप जाता है आदमी, पेड़ों के पीछे छुप जाता है। और आर्मी और पुलिस अपनी कैजुअलिटी नहीं चाहती है, तो बड़े तरीके से इनको घेरे में रखा है। अभी भी गोलाबारी हो रही है। तो मुझे लगता है ये सारे मारे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अच्छा इनके खिलाफ मुहिम अच्छी चली थी। 7-8 जो लोकल टेररिस्ट थे जिन्होंने इनकी मदद की थी, उनके घर तो उड़ा दिए थे, आपने देखा था वो। जी। उनको सजा मिली। तो मेरे हिसाब से ऑपरेशन अच्छे हो रहे हैं। पुंछ में इन्होंने कोशिश की इन्फिल्ट्रेशन की, वहां दो दो टेररिस्ट अंदर घुस रहे थे, उनको एक को तो मार दिया था। और इसी तरह हथियारों की रिकवरी कुपवाड़ा में भी हुई है। तो पिछले कोई 21 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें लगभग मेरे ख्याल 15-16 फॉरनर थे और बाकी लोकल हैं।
तो ये अच्छा, पिछले 3 महीने जब से पहलगाम हुआ है, अच्छा कश्मीर में कंट्रोल है, हालात ठीक हैं, कोई ऐसा नहीं है। पीछे ये थोड़ा कल 5 अगस्त थी, उस पे कोई र्यूमर-श्यूमर काफ़ी चल रहा था, तो उसके बारे में बात करते अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं तो कश्मीर काफ़ी घुमा हूँ, कई बार, बीसियों बार गया हूँ, और जब एकदम पीक पे जब टेररिज़्म था, मैं तब भी जाता रहा हूँ। मुझे तो वो दिन भी याद है कि शाम को अंधेरा होने से पहले-पहले मार्केट बंद हो जाती थी, और अंधेरा होने के बाद तो एकदम ऐसा सन्नाटा होता था, इतना ऑलमोस्ट बिना कर्फ्यू के कर्फ्यू हो जाता था। पर अब तो मैंने सुना है कि रात 10 बजे तक सड़कों पे रौनक रहती है और पूरा चहल-पहल, मार्केटें खुली रहती हैं, रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। ये सही है रामदास जी। देखो 90 में मैं वहाँ एसपी होता था, तो 90 में तो बहुत बुरी हालत थी जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 5 बजे सारी मार्केट बंद हो जाती थी और कुत्ते घूमते थे, टोटल सन्नाटा होता था, हालात बहुत खराब थे। और 90 में तो मतलब वहाँ एक डिप्रेशन जैसा हो जाता था। कश्मीर में एक्टिविटी नहीं होती, आप कोई काम नहीं करा सकते थे, दफ्तर बंद हो जाते थे, दफ्तरों में आता नहीं था कोई, सरकारी सिस्टम पूरा फेल था, तो बुरी हालत थी 90 में। तो आज रौनक 10 बजे तक, 11 बजे तक आपका बुलेवर्ड में, लाल चौक में मार्केट भी खुली है, लोग घूम रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है, रेहड़ियां लगी होती हैं, घूम रहे हैं टूरिस्ट। पहले पहलगाम से पहले तो टूरिस्ट भी बहुत था, वहां जगह पाँव रखने की जगह नहीं थी, कमरा नहीं मिलता था। लेकिन उससे उससे फर्क पड़ गया उसके अटैक के बाद। अभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं लोग, लेकिन इतने नहीं आ रहे, नेचुरली उसका असर। हाँ, अमरनाथ यात्रा की वजह से थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, आ रहे हैं, मतलब आपको 25-30% टूरिस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, कमरे-कमरे थोड़े बहुत लगे हैं। यात्रा की वजह से भी रौनक हो जाती है ना, काफ़ी लोग यात्रा जी, की जी। वजह से भी आते हैं। तो अभी खुला रहता है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों को जो घुटन होती थी 90 में, वो वाली बात नहीं है। कश्मीरी खुद बहुत खुश हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाए, कोई नहीं चाहता हमारी बिज़नेस ठप हो जाए। सारा बिज़नेस इसी हालात पे होता है। अब पहलगाम हुआ था, बिज़नेस की हालत देखो ना, सारे होटल वाले, टैक्सी वाले, शिकारे वाले, ये सारे हाउस बोट वाले सारे परेशान है, नेचुरली सारा धंधा बंद हो गया लोगों का। तो सर मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा अटैक हुआ, कुछ लोग लोकल सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता। हाँ, तो हमारे यहाँ जो शेष भारत है, उसमें अगर आप किसी से बात करें तो लोग इतने बायस्ड है, वो कहते हैं नहीं नहीं सारे कश्मीरी गद्दार हैं, सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे हैं। सर आप तो इतने बड़े, इतना लंबा अनुभव रहा आपका कश्मीर में, आपको क्या लगता है कि आज जो माहौल है उसमें कितने लोग हैं जो अब भी पाकिस्तान परस्त हैं, और कितने लोग हैं जो वाकई पीस चाहते हैं कश्मीर में, वैली में? ये जो देखिए मिथ ऐसा है कि नहीं सारे सारे ही जो हैं वो प्रो पाकिस्तान है, नहीं वो नोबडी इज प्रो इंडिया, दे आर इन कश्मीर, कश्मीर का बायकॉट कर दो, कश्मीर में इनको मत बिजनेस दो, वहां पे जाना बंद कर दो, अमरनाथ यात्रा में भी दर्शनों के लिए मत जाओ, ऐसा एक रेटोरिक चलता है पूरे इंडिया में। आपका इस पे क्या टेक है? ये रेटोरिक चलता है, और ये सही नहीं है कि सारे कश्मीरी, आप एक पेन से नहीं सबको कर सकते। सारे कश्मीरी एंटी नेशनल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, देखो पिछले 30-35 सालों में मैं देख रहा हूँ, रेडिकलाइजेशन का लेवल बढ़ता गया है। कहाँ एक टाइम पे जब ये 89, 87, 89 की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने नौकरी शुरू की 86 में, 87 में, तो उस वक़्त अगर रेडिकलाइजेशन 2-3-4% थी, तो आज 20-25% हो जाती है। मतलब मैं कोई फिगर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि रेडिकलाइजेशन का नंबर बढ़ता गया है। अगर उस वक़्त 1 बुर्के वाली दिखती थी, आज 20 दिखती। और ये
वर्ल्ड वाइड फेनोमेना भी रहा और कश्मीर उसका हिस्सा रहा है, और जी। पाकिस्तान की कैंपेन का असर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आपको इंटरनेट में, आपके मदरसों ने, आपके सोशल मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने का। लेकिन सारे कश्मीरियों को एक ब्रश से आप कहोगे कि एंटी नेशनल, वो नहीं, वो सही नहीं है। और बहुत सारे के स्टेक्स भी उनको पता है हमारा फ्यूचर भारत के साथ है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमें एनकैश करना चाहिए था, जो प्रो इंडिया एलिमेंट था वो नहीं हुआ। हमारी सरकारें उसको एनकैश नहीं कर, उसको स्ट्रेंथन नहीं कर पाई, और इनको आइसोलेट करना चाहिए था जो प्रो पाकिस्तान थे, एंटी इंडिया जो फीलिंग रखते हैं। आज एक सब्सटेंशियल ग्रुप है ऐसा जो ऐसी फीलिंग रखता है, लेकिन इंटरनेट ने आज वो कर दिया है जो कश्मीरी पहले एक रोमांटिसाइज करते थे ना कि पाकिस्तान पता नहीं क्या चीज है। मुझे याद है 89-90 में जो टेररिस्ट पाकिस्तान जाते थे तो वो ये सोच के जाते थे कि वो जन्नत है, क्योंकि उनको वो दिमाग में डाला गया था कि पाकिस्तान, पाक, पाक मीन्स पाकिस्तान, मतलब वहां हर चीज अव्वल दर्जे की है। लेकिन जो वहां से वापस आता था वो फ्रस्ट्रेट हो गया आता था, उसको पता चला बदतर हालत है वहां। तो इंटरनेट ने क्या कर दिया कि आपको हर चीज आज एक क्लिक का बटन में पता लगता है कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या सी जिंदगी है। आप यहाँ कंपेयर करते हो, जब आप देखते हो यहाँ 3-3 एयरपोर्टें हैं, यहाँ 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज हैं, 2 एम्स हैं, आईआईटी आईआईएम है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन चल रही है आपका, मतलब मैं क्या क्या गिनाऊं। तो आफ्टर ऑल दिमाग तो सबको है, कश्मीरी बड़ी इंटेलिजेंट कौम है। वो देखते हैं पीओके में पाकिस्तान ने क्या दिया, उन लोगों की हालत देखो, तो वो पाकिस्तान फौज से तंग आए, वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये सारा देख के जो रीजनेबल लोग हैं वो पहचानते हैं कि साला ये सब बकवास है, ये जो इन्होंने पाकिस्तान ने जितना कुछ से चलाया है हमारे बच्चों को गुमराह करने के लिए किया है। हाँ, इस्लाम का वो जो नैरेटिव है ना, वो उसका असर काफी मेजॉरिटी लोगों पर है कि इस्लाम वो बिकॉज 98% लोग वहाँ इस वक्त मुस्लिम है, और वो इस्लाम की जो कंपेन चलती है 5 वक्त नमाज और ये वो जो मदरा जो मस्जिदों में सिखाया जाता है, तो उसका असर डेफिनेटली लार्जर कम्युनिटी पे रहता है। लेकिन इंटेलिजेंट कौम है, समझते हैं हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में नीड से फेल्ड स्टेट, तो इंडिया में ही हमारा फ्यूचर है। और बहुत सारे जो है वो इस बात को समझते हैं कि हम, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य इंडिया के साथ है, और वो भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे, मेजॉरिटी है उसका कहेंगे, लेकिन एक सब्सटैंशियल पोर्शन है, 20-25% लोग हैं जो आज भी एंटी इंडिया फीलिंग रखते हैं। अच्छा, जब से सर एब्रोगेशन हुआ 370 का, इट्स ऑलमोस्ट 6 years नाउ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है, और जब रेल पहुंची है, रेल ने तो, इट वाज अ गेम चेंजर। इट वाज। और स्पेशली जब से वंदे भारत का जिस तरह से रिसेप्शन हुआ है घाटी में, और घाटी के लोगों ने जिस तरीके से उस ट्रेन को वेलकम किया, और इट वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन देयर लाइव्स। मतलब आप मात्र 3 सवा 3 घंटे में आप श्रीनगर से जो है आप कटरा आ जा रहे हो, और बहुत जल्दी, मैंने सुना है 2-3 महीने के अंदर वो जम्मू तक आने लग जाएगी। एंड हाँ, वंदे भारत का स्लीपर वर्जन जो है वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है दिल्ली श्रीनगर लॉन्च करने का। हाँ, मतलब आप दिल्ली से शाम को 7-8 बजे बैठेंगे और सुबह 7-8 बजे जो है आप श्रीनगर उतर जाएंगे। हाँ, हाँ, और स्लीपर का किराया तो वही होगा, 500-600 रुपए। 600 रुपए में आप आराम से सो के हाँ, दिल्ली से चले, और सुबह आपको बगल वाला उठाएगा, उठो भाई श्रीनगर आ गया। हाँ, बिल्कुल सही।
तो ये बहुत जल्दी होने वाला है और एक गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे याद है 90 में जब हम बोलते थे कि कश्मीर में ऐसे हालात क्यों हैं, तो मुझे हमारे एक सीनियर कुलीग थे, वो अब जिंदा नहीं है, वो कहते थे यार आपने कश्मीरियों को एक इतना सा होल दिया है। मैं मजाक करता था, मैं क्या बोलते क्या होल दिया है? वो टनल जो जवाहर टनल नहीं, तो वो कहते इतना सा होल है, वो उनको दिखता ही नहीं है कि बाकी भारत क्या है, इनको खोलो ना सारा कुछ। तो इतने सालों से कोशिश हो रही थी ट्रेन ले जाने का, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इससे आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगी, पूरा बदल जाएगा। और कश्मीरियों का जो ये जो आप कह रहे हैं रात को बैठेंगे तो सवेरे दिल्ली होंगे या वाइसी वर्सा, इससे इनका इनका सेब, इनका माल, इनका आपस में पहुंचना, ये ट्रेड बहुत बदल देगा कश्मीर का नक्शा, इसमें कोई शक नहीं। और ये उन्होंने रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 3-4 महीने में जब जम्मू रेलवे स्टेशन की जो रिपेयर चल रही वो ठीक हो जाएगी, तो हम ये ट्रेन वंदे भारत जो है वो जम्मू तक लाएंगे, कटरा बजाय। और डायरेक्ट स्लीपर वाला प्लान भी जो आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी है। जैसे ही ये चलेगा तो वो सीधी श्रीनगर से दिल्ली तक भी होगा, तो चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ही, और ये नक्शा बदल देगा जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी। सर वो आपने जो होल वाली बात की ना, मुझे याद है मैं जब पहली बार श्रीनगर गया तो यही एकमात्र जवाहर टनल से होकर ट्रैफिक जाता था, और सर वो ट्रैफिक के अंदर जाम लगा था, टनल के अंदर। और इट टुक, मुझे याद है लगभग 1 घंटा हम टनल के अंदर ही रहे थे, और इतना ट्रैफिक और इतना धुआं, मुझे तो लगा कि आज हम लोग सब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से ही मर जाएंगे। टनल के अंदर वो टनल भी 1950 के दशक की बनी हुई, मॉडर्न टनल तो है नहीं, उससे तो धुआं निकालने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। नहीं, नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। आज की टनल तो सारा वो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, सक कर लेते हैं। तक तो कर उधर लेती तो है कोई ऐसी तो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हाँ, थी। तो बड़ा धुआं निश्चित होता रूप था, से सही। जम्मू श्रीनगर का 4 लेन हाईवे, और अब जो ये जो रेलवे है, ये सबसे बड़ा गया। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का क्या माहौल चल रहा है अभी कश्मीर वैली में? इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट तो कह रही थी कि 40 से 50 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसमें यूएई के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर में कोई अभी फैक्ट्रियां चली नहीं है। हाँ, जम्मू में इंडस्ट्री लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू क्योंकि लाइक ए नॉर्मल सिटी, पंजाब का कोई भी शहर समझ लीजिए, यहाँ लगते हैं। लेकिन ज्यादातर वही लगाते हैं जम्मू में जो टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने बड़ा अच्छा स्कीम इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया था, उसका बड़ा सब्सिडी, बड़े फायदे उसमें थे। तो कश्मीर में तो अभी ऑन ग्राउंड लगी नहीं। गवर्नमेंट ने जरूर अनाउंस किया कि हमारे पास प्रपोजल्स आए हैं 50 हजार करोड़ के, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड मैंने देखा नहीं कोई कि कोई बड़ी फैक्ट्री लग गई हो कि मैं कहूँ कि ये इस वक्त आउटपुट दे रही है, ऐसा कुछ अभी देखने में नहीं आया। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसमें कुछ। तो अच्छा सर, इस बार जब ये ऑपरेशन सिंदूर पे जो संसद में बहस हुई थी, तो कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि पहले 1 साल में 2500 स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती थी, इतने दिन घाटी बंद रहती थी, एंड इट वाज मोर देन हंड्रेड्स ऑफ डेज, जबकि बंद रहता था सब कुछ। अब कहते हैं एक बार भी बंद नहीं होती घाटी, एक बार ये भी जो है सही स्टोन पेल्टिंग की कोई घटना नहीं हुई है। ये बहुत। रामदास जी, ये सही है रामदास जी। स्टोन पेल्टिंग अब नहीं होती है, और बिल्कुल मतलब 100 में से कोई एक आधा इंसिडेंट कोई हो जाए, बट कोई भी वर्चुअली निग्लिजिबल, नाम ही नहीं कोई। कोई स्टोन जिस तरह के हम पहले देखते थे, मुझे याद है जब मैं डीजीपी था, जब ये बुरहान वानी हुआ था, बड़ा सबसे कश्मीर का बड़ा डिफिकल्ट पीरियड 90 के बाद, सबसे 2016 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त एक दिन में 60 जगह पर पत्थरबाजी, 50 से 60 जगह पे पत्थरबाजी होती थी, और एक एक जगह पे 400-400 500-500 का हजूम होता था, जो फोर्सेस पर पत्थरबाजी करता, बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते थे। तो बड़ी बुरी हालत थी। हुर्रियत कैलेंडर निकालती थी
स्कूलों का कैलेंडर, ये स्कूल इतने दिन बंद रहेंगे, मार्केट इतनी तारीख को बंद रहेगी, इतनी तारीख को खुलेगी। वो साला ऐसे लगता था जैसे हुर्रियत सरकार चलाती। तो टोटल हम लोगों ने सरेंडर किया हुआ था, हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने। आज वो बात नहीं है, वो हुर्रियत शुर्रियत सब गायब हो गई, और वो कैलेंडर सब गायब हो गया। वो जो बंदे 100, अगर साल में 100 दिन बंद ही रहेगा तो क्या इकोनॉमी, तो क्या बच्चों की पढ़ाई, तो क्या दफ्तरों में वैसे ही कश्मीरी आते नहीं थे, तो काम होता नहीं था, कोई भी सरकार की तरफ से काम होता नहीं था। जो प्राइवेट बिजनेसेस थे, प्राइवेट, वो सारे भाग गए थे नेचुरली। ऐसे माहौल में कौन रहेगा, बच्चों के सेशन मिस हो जाते थे। तो आपको पूरे इंडिया से कम्पीट करना है, तो बहुत असर पड़ता था बच्चों की पढ़ाई पर, बिजनेस पर। इसीलिए टूरिज्म नहीं आता था, टूरिस्ट को दिक्कत होती। अब आप गए वहां घूमने, वहां बंद काल है, तो आप मार्केट से कुछ खरीद नहीं सकते, तो आप क्यों जाएंगे वहां? तो इसीलिए वहां ये सारा सिस्टम कोलैप्स था। तो आज वो बात नहीं है, आज बिल्कुल इट इज नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। तो सर हम तो यही कामना करते हैं कि कश्मीर जल्दी से जल्दी नॉर्मलेसी आए और जो वो भारत के साथ इंटीग्रेट हो, वहाँ के बच्चे भारत के साथ इंटीग्रेट हो। और सर मेरा तो एक शुरू से स्टैंड रहा है भाई, पौराणिक काल से, वैदिक काल में कश्मीर जो है, इसी को हमारे देवी देवता, हमारे जो ऋषि मुनि थे, इसी को स्वर्ग बोलते थे। ये जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, ये आज से नहीं है, ये पौराणिक काल से, और वैदिक इंडिया में भी इसको स्वर्ग कहा जाता था। और वो कश्मीर हमारा है, हमारा, हम सनातनियों का है। बिल्कुल है। और ये जो 100 200 300 साल का पीरियड जो होता है हिस्ट्री में, ये बहुत ही छोटा सा कालखंड है। जिस सभ्यता की का इतिहास हजारों लाखों साल पुराना हो, उसमें 200 300 400 साल का हिस्ट्री, कितनी छोटा सा पीरियड है। तो और जी हमारा बिल्कुल, कश्मीर से नाता तो हजारों सालों से है ना। तो वी बिल्कुल कैन नॉट, हजारों साल। तो हम अपना क्लेम क्यों छोड़ दें? इसलिए लोग कहते हैं ना कश्मीर मत जाओ, मैंने कहा बिल्कुल जाओ, कश्मीर बिल्कुल हमारा है, कश्मीर, हमारा रहेगा। और हम कैसे क्यों कश्मीर जाना छोड़ रहेगा। दें? हाँ, ये कश्यप ऋषि के टाइम से, ये जी महाभारत काल से, ये राजा बर्बरीक होते थे महाराज, महाभारत के टाइम में कश्मीर के राजा, जो इसके भीम के पोते थे, उन्होंने जी पार्टिसिपेट किया था। आपने खाटू जी श्याम नाम सुना होगा, जी उसी जी से जी जी लिंक्ड है। तो जी महाभारत काल से इसका लिंक है। और क्या क्या कश्मीर का, हमारे शंकराचार्य वहाँ आपने देखा, फेमस मंदिर बना हुआ। तो जी सारा जी जी सनातन का गढ़ होता था वहाँ, सारी संस्कृत यूनिवर्सिटियां चलती थी वहाँ, सारा सनातन पढ़ाया जाता था, वैदिक काल से सब पढ़ाया जाता था। और जब सिंधु नदी, ये जो, नहीं सिंधु नहीं, सरस्वती नदी जब सूख गई, तो जितने ऋषि मुनि के आश्रम थे सरस्वती नदी के किनारे, वो सारे कश्मीर में आए थे, ये कहा जाता है। और उन्होंने यहाँ तपस्या जी। कश्मीर में की। तो कश्मीर का सनातन से बहुत हजारों सालों का लिंकेज है। जो कश्यप ऋषि जी के टाइम से शुरू हुआ था, उन्होंने लाया था सबको। तो ये सारा उसका नाम ही ये है, इसीलिए कश्मीर इसका नाम पड़ा। उन्होंने एक झील थी पानी की, वो काटा था बारामूला, इसीलिए उसका नाम बारामूला है, मूला। तो वहां काटा था इसको, तो ये झील खाली की थी। तो ये सनातन का गढ़ रहा है, तो इसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। इससे भारत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये कश्मीर हमारा है, हमारा ही जी। रहेगा। और बहुत जल्दी जिस तरह का सनातन का उद्धार हो रहा है, मुझे लगता है घर वापसी होगी और कश्मीर के लोग वापस सनातन में आए। तो सर बड़ी अच्छी चर्चा रही, आपने बहुत बहुत मतलब इट वाज वेरी वेरी इनकरेजिंग। मतलब मुझे कश्मीर के हालात सुन के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि कश्मीर से मेरा तो बहुत ही पुराना नाता है, और मैं तो हमेशा, आई लव कश्मीर। तो मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा सर किसी नए टॉपिक से फिर से आपसे बात धन्यवाद। होगी। तब तक के नमस्कार। लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जम्मू आए तो जरूर मिलिए। श्योर सर, थैंक यू। जय